स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना भारतीय संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। लेखक राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति यानी भारत के रहन सहन के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कोई विदेशी माने दूसरे देश का व्यक्ति जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो। अपरिचित माने जिसको जानकारी न हो, भारत देश के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी न हो, थोड़ा सा भी जानता नहीं हो। लेखक कह रहा कि यदि कोई दूसरे देश का व्यक्ति जिसे भारत देश के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं हो, भारत देश से बिल्कुल अपरिचित हो, वह व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने को आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। लेखक कह कि वह व्यक्ति जब भारत के एक कोने से लेकर भारत के दूसरे कोने तक जाएगा, भ्रमण करेगा, तो रास्ते में जब उसे अनेक प्रकार के रहन सहन, विभिन्न प्रकार के धर्म देखेगा तो इतनी जब वो विविधताएं देखेगा तो वो व्यक्ति कह उठेगा कि भारत एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। क्योंकि भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रहन सहन के लोग हैं। इस प्रकार की विशेषता के कारण वह कहेगा कि भारत एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं। लेखक कह रहा है कि भारत इसलिए कई देशों का एक समूह है क्योंकि जो एक दूसरे से बहुत बातों में, विशेष रूप से ऐसी बातें जो हमारी आंखों के सामने आती हैं, उन बातों में बिल्कुल भिन्न है। भिन्न का अर्थ है बहुत अलग है। जैसे मैं उदाहरण देते हुए लेखक कह रहा है कि प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतने और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी, जो आसानी से गहरी नजर आएंगी, जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। अब लेखक उदाहरण देते हुए समझा रहा है कि यदि भारत में जो भारत का अनेक प्रकार की विविधता है, जैसे रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा, भाषा, धर्म, भोजन, ये अनेक प्रकार की जो विशेषताएं हैं, उन्हीं विशेषताओं में जैसे प्राकृतिक विभिन्नताएं, जैसे मौसम, जलवायु, वातावरण, ये प्राकृतिक विविधताएं अनेक प्रकार की हैं। कहीं बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसलिए ये जो भारत की प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं, विशेषताएं हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, जो ऐसे प्रतीत होती हैं कि मानो भारत एक देश नहीं बल्कि एक महाद्वीप हो, क्योंकि एक महाद्वीप में ही अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक विभिन्नताएं या विशेषताएं दिखाई देती हैं। इसलिए भारत देश की तुलना लेखक राजेंद्र प्रसाद जी एक महाद्वीप से किए हुए हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी, वह जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी के श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। अब लेखक उदाहरण देते हुए कह रहा है कि भारत की जो प्राकृतिक विशेषता है इतनी आकर्षक है, इतनी सौंदर्य से परिपूर्ण है कि जब वह व्यक्ति हिमालय, जो भारत का विशाल उत्तरी मैदान है जहाँ हिमालय पड़ता है, वह हिमालय बर्फ से ढका हुआ आएगा। जो हिमालय की में बर्फ की जो पहाड़ियाँ है वो बर्फ से ढकी हुई दिखाई देंगी, और जैसे जैसे वह व्यक्ति दक्षिण अर्थात दक्षिण दिशा की ओर बढ़ेगा तो उसे गंगा,
जमुना और ब्रह्मपुत्रा नदियों से प्लावित हुए यानी सम्मिलित हुए समतल भूमि को छोड़कर जो विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री और नीलगिरी की जो पर्वत श्रेणियां देखेंगी, इनके जो समतल भूमि भाग हैं, भूभाग हैं, वो हिस्से रंग बिरंगे यानी अनेक रंगों में दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है, कहीं लाल मिट्टी पाई जाएगी, कहीं काली मिट्टी, कहीं भूरी मिट्टी। तो ये जो मिट्टी है, जो भूमि है, ये अनेक प्रकार की रंगों को देखने में मिलती है। इसलिए जो भारत की विशेषता बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे उसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। अब लेखक कह रहा, यदि वह व्यक्ति भारत के पश्चिम दिशा से लेकर पूर्व दिशा तक जाए, तब भी ऐसी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं उसे देखने में मिलेगी। जैसे में हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती। लेखक करा, हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्ष भर सर्दी पड़ती रहती है, ठंड पड़ती रहती है, जिसके कारण पूरे वर्ष भर मनुष्य गर्म कपड़े पहनता है और आग के नीचे बैठा रहता है, आग का सहारा लिए रहता है। आगे लेखक कह रहा है कि समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम, जिसमें न कभी सर्दी और न कभी गर्मी देखने को मिलती है। कि लेखक कह रहा, जो भारत की प्राकृतिक विशेषता है, ये प्राकृतिक विशेषता इतने आकर्षक है, इतने सौंदर्य से परिपूर्ण है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उसे समतल प्रांत यानी जो समतल भूमि है, एक समान भूमि है, उसकी जलती हुई लू भी पड़ेगी। यानी गर्मियों के मौसम में जो तप्त लू चलती है वो भी देखने को मिलेंगी, तथा आगे जाने पर उसे कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम, सुखद माने आनंददायक मौसम मिलेगा, जिसमें न तो कभी सर्दी पड़ती है, न कभी गर्मी। वह ऐसा मौसम है उसमें न तो कभी सर्दी पड़ती है और न ही कभी गर्मी, अर्थात वहाँ हमेशा सुहाना मौसम रहता है, आनंददायक मौसम रहता है। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी, तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। अब लेखक कह रहा है कि आपको कुछ ऐसे भी क्षेत्र दिखाई देंगे, जब आप असम की पहाड़ियों की ओर जाएंगे, असम राज्य में जाएंगे, तो उसमें जो पहाड़ियां हैं, उस पहाड़ियों के कारण गारो खासी नामक जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां पड़ती हैं जो असम और मेघालय के पास पड़ती हैं। इसी कारण इन राज्यों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तथा तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। और ठीक जब आप राजस्थान दिशा में जाएंगे, राजस्थान राज्य में जाएंगे, तो राजस्थान राज्य में एक स्थान मिलेगा जिसका नाम जैसलमेर है। वहां पर आपको तप्त भूमि भी मिलेगी, यानी सूखे के कारण जलती हुई भूमि भी मिलेगी, जहाँ पूरे साल में भर में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। अर्थात वह ऐसा क्षेत्र है जहाँ वर्षा का नामो निशान नहीं, वहाँ नाम मात्र वर्षा ही होती है। लेकिन असम की पहाड़ियों में तो 300 इंच वर्षा मिलेगी। अर्थात भारत की प्राकृतिक सुंदरता बड़ी ही अनोखी है। आगे लेखक कह रहा, कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो। अर्थात भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ऐसा कोई अनाज नहीं जो उत्पन्न न होता। अर्थात भारत देश में सभी प्रकार के अनाज उत्पन्न होते हैं। ऐसा कोई फल नहीं जो यहाँ पैदा न किया जा सके। यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ऐसा कोई फल नहीं जो इस भारत देश में उत्पन्न होता हो। अर्थात भारत देश में सभी प्रकार के फल क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो। आगे लेखक बता रहे हैं कि
और ऐसा कोई खनिज पदार्थ नहीं जो इस भारत की भूमि अर्थात धरती में न मिलता हो। अर्थात भारत की इस धरती में, भारत की इस भूमि में सभी प्रकार के खनिज जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरे, सभी प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। अब लेखक कह रहा है कि भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता इतनी आकर्षक है, इतनी प्रभावशाली है कि इस भारत के जो जंगल है उन जंगलों में ऐसा कोई वृक्ष नहीं, ऐसा कोई जानवर नहीं जो भारत के जंगलों में न मिले। अर्थात भारत के जो जंगल हैं, जो भारत की प्राकृतिक संपदा है, उनमें सभी प्रकार की वृक्ष और सभी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो इसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न जाति प्रांतों के लोग रहते हैं। अब लेखक कह रहा है कि यदि इन सिद्धांतों को, इन रहन सहन को, इन विचारों को का प्रभाव यदि आपको देखना है कि कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा होती तो कहीं थोड़ा सा भी वर्षा नहीं होती, यदि इस प्रकार के जो परिणाम आपको देखना है तो इसका सबसे अच्छा एवं सरल है, जीता जागता उदाहरण है, यानी सबसे आसान उदाहरण है कि भारत में बसने वाले अलग अलग राज्यों के लोग हैं। क्योंकि जो अलग अलग राज्यों के हैं लोग हैं, उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क सभी अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। क्योंकि जो रहन सहन है, गुजरात के लोगों का रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग है। उसी तरह पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी राज्यों का अलग अलग वेशभूषा, रहन सहन, खान पान है। तो ये भारत के अनेक राज्यों के लोगों के कारण इसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब आगे लेखक कह रहा है, इस तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं। इसी प्रकार अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं भी है। जैसे गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी बोलते हैं, नागालैंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भारत देश है, इसके अनेक राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और बोलियों की तो कोई गिनती नहीं। क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। अब देखिए लेखक करा कि यहाँ जो बोलियां बोली जाती हैं, जो भाषाओं का प्रचलित रूप होता है उसे बोली कहते हैं। अर्थात जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की भाषा हिंदी है और उसके एक क्षेत्र में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो ये जो बोली होती है इनकी कोई गिनती ही नहीं। और इन बोलियों के संबंध में इस भारत देश में एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। यानी यहाँ हर एक कोस पर पानी बदल जाता है और चार कोस पर वाणी अर्थात वाणी भी बदल जाती है। कोस का मतलब होता है एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, यानी हर एक 3 किलोमीटर पर जो पानी होता है इसका स्वाद बदल जाता है। और 4 कोस पर बानी, 4 तिहाई 12 अर्थात 12 किलोमीटर के बाद यानी 4 कोस के बाद जो लोगों की वाणी है, वाणी है, वो भी बदल जाती है। तो ये भारत की प्राकृतिक विशेषता है। तो यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले पार्ट के लिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।